हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला। पैराबोला आज हम एक वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा, और एक ही वीडियो में हम पूरा इसको फिनिश कर लेंगे। और अगर आपको जेईई मेंस अभी पास में आ रहा है या आपका भी बोर्ड पास में आ रहा है तो आप पैराबोला यहाँ से कर सकते हैं। बट आपका एक ही लेक्चर में आपको पैराबोला मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको इस पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपके पास कोई और मटेरियल है उसको लगा लीजिएगा। तो हम पिछली क्लास में जो है सर्कल पूरा एक ही वीडियो में हम पूरा पढ़ चुके हैं। उसको जो है करीब 1 घंटे 20 मिनट का हमारा वो वीडियो लेक्चर है। तो आज हम उसी तरह पैराबोला को कवर करेंगे। पैराबोला पहले हम ये देखेंगे पैराबोला किस चीज़ का क्या है जो है। तो पैराबोला क्या है? पैराबोला कोनिक का एक पार्ट है। इसको कोनिक का ही पार्ट समझिए आप। पैराबोला के कोनिक के 3 पार्ट्स होते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो उसका आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे पैराबोला। तो हम पैराबोला को पढ़ने से पहले हम देखेंगे थोड़ा कोनिक के बारे में कि कोनिक के मतलब कि पैराबोला जैसे कोनिक का किस पार्ट को हम पैराबोला कहेंगे, तो और किस कोनिक को हम हाइपरबोला कहेंगे, किस कोनिक को हम इलिप्स कहेंगे। तो हम कोनिक से पहले ये देखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ कर्व। जनरल इक्वेशन ऑफ अ कर्व आप जानते होंगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़े होंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ कर्व हम देखते हैं क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आपका ये होता है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्व टू 0। ये आपका ये किसी भी कर्व का, जनरल कर्व का ये इक्वेशन है। अब ये जनरल कर्व का इक्वेशन है। अब इसका होता है d। ये d आपका क्वाड्रेटिक का d नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac कर दीजिएगा। ये d है आपका। तो अब आपको इस कर्व से d निकालना है। अब d आपका d का क्या होता है वैल्यू, मैं आपसे बता रहा हूँ। abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², ये आपका d होता है। तो अब जैसे आपको पहले कोई कर्व दिया जाएगा और आपको कोई बताया नहीं, कोई कुछ बोला नहीं कि यार वो कर्व क्या है। तो वो कर्व बहुत सारे कर्व की इक्वेशन हो सकती है। उस कर्व का आप d निकाल लीजिए। d आप ऐसे निकालेंगे abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अब abc ये सब क्या है? x का कोफिशिएंट आप कंपेयर कीजिएगा, उस कर्व के x के जो कोफिशिएंट होगा उसका a, b का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट b, और इसी तरह कांस्टेंट यहाँ पर c। इसी तरह सारे कोफिशिएंट्स आप जो कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ से आपको a, b, c, f, g, h ये सारे कांस्टेंट आपको मिल जाएंगे, सारे टर्म्स। तो इसमें कोई टर्म जीरो भी हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई टर्म वहाँ पे इस कर्व में मौजूद नहीं है। जैसे मान लीजिए y का कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब f वहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपका, जैसे मान लीजिए वो कांस्टेंट नहीं है, वहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे c क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इस तरह से आप कांस्टेंट को निकाल लेंगे जब आप कर्व के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो जब आप यहाँ से d निकालिएगा, अगर ये d की वैल्यू जीरो आएगी कभी, और या तो d की वैल्यू नॉट जीरो आएगी, तो इस केस में आपका जो कर्व बनेगा, आपका जो कर्व है, दिया हुआ जो कर्व है, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कर्व को कहेंगे। ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व है। और अगर आपका ये d नॉट जीरो है तो इसका मतलब ये इस समय कोनिक है। अब आप यहाँ से एक कोनिक की पहली कंडीशन आप जान गए। जब कोनिक में अगर आपको एंट्री मानना है, मतलब कोनिक को पहचाना है किसी जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व से देखकर, किसी भी कर्व को देखकर, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो नहीं होगा, तो वो कोनिक होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या मतलब, ये d क्या है? तो d आपको यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप अगर d निकालेंगे तो मतलब ये d की वैल्यू होती है। अगर आप d जो है जीरो हो गया तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर d नॉट जीरो है तो वो कोनिक। तो अब d जीरो होगा तो मैंने आपको बताया कि कोनिक में भी 3 चीज होगा, 3: पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपका जो कोनिक पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स है, अब हम उसको देखने वाले हैं। तो जब से मान लीजिए, फिर अब आप यहां से कंपेयर करेंगे h² और ab। h² अगर ab के बराबर है तो जो आपका वो कोनिक है वो हो जाएगा पैराबोला। और अगर h² ग्रेटर देन AB है
तो वो आपका कोनिक हो जाएगा हाइपरबोला। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो आपका जो कोनिक है वो बनने वाला है इलिप्स। तो यार यहाँ से आप पूरे जो है कोनिक के किसी भी जनरल कर्व को आप जान सकते हैं कि कोनिक है तो कौन सा कोनिक है। आपको क्या करना है, जनरल कर्व दिया गया, आप डी निकालिए। डी से अगर वो डी जीरो है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब कोनिक है ही नहीं। अगर डी नॉट जीरो हुआ तो इसका मतलब वो कोनिक है। अब अगर वो कोनिक है तो वो कौन सा कोनिक है, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो इसका मतलब वो पैराबोला है। अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है तो वो हाइपरबोला है। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो वो इलिप्स है। तो यहाँ से आप मतलब कि अगर डी पहले नॉट जीरो होना चाहिए और फिर ये तीनों कंडीशन जो फॉलो करेगा तो आप उस कर्व को वही कर्व मतलब कि जैसे ये कर्व होगा जो आपका जनरल कर्व जो दिया जाएगा कर्व, वो जो है पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप मतलब यहाँ से हम इस पॉइंट पर ये देखें कि जब आप जनरल कर्व दिया जाएगा या कोई कर्व आपको दिया जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि ये गिवन कर्व जो है वो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स है। ऐसे जेईई मेंस में अक्सर सवाल आते हैं, कोई भी कर्व दे दिया जाएगा और वहाँ से पूछ लेगा कि पहला ऑप्शन में रहेगा दिस कर्व डिनोट्स जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो आपको ये पूरा प्रोसीजर करना है। पहले आपको डी निकालना है। अगर डी जीरो आ गया तो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर टिक कर देना है। अगर डी नॉट जीरो आया तो आपके पास फिर तीन केस जाएंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो आपको यहां से पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स निकालने के लिए आपको एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, अगर एच स्क्वायर और ए बी को मल्टीप्लाई करके निकालना है। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो इसका मतलब वो पैराबोला होगा। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो इसका मतलब वो हाइपरबोला होगा। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो इसका मतलब वो इलिप्स होगा। तो यहाँ से आप पूरे कोनिक को आप यहाँ से जान सकते हैं कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कि हाइपरबोला है, कि इलिप्स है, पैराबोला। तो इस पॉइंट तक हम ये सीख चुके हैं। और अब आप पैराबोला को पहचान सकते हैं। और एक मेथड है, मान लीजिए किसी भी कर्व को, जैसे कोनिक को और भी एक पॉइंट से हम डिनोट करते हैं, मतलब वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो वो है इसेंट्रिसिटी। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स को भी अलग से भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसेंट्रिसिटी की मदद से। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या है पहले हम ये देखेंगे। इसेंट्रिसिटी होती क्या है, इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। तो ई होता है हमारा, और वो इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से मतलब एक डिस्टेंस होती है, मतलब कि ये रेशियो ऑफ डिस्टेंस है, मतलब रेशियो ऑफ डिस्टेंस होता है ये इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी हम देखेंगे वो किस चीज़ का रेशियो, हम उसको आगे मतलब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो ऐसे हम इसेंट्रिसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसेंट्रिसिटी हमारा मेजर रोल प्ले करता है हमारा हाइपरबोला और इलिप्स में। क्यों? क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो है इसेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में 1 होता है, इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटा होगा। ये पैराबोला के केस में, और ये इलिप्स के केस में होगा। और इसेंट्रिसिटी आपका ग्रेटर देन 1 अगर है तो इसका मतलब वो हाइपरबोला है, हाइपरबोला। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसेंट्रिसिटी मतलब वर्ड बहुत यूज होगा। तो अब पैराबोला में इसेंट्रिसिटी क्यों मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी पैराबोला में 1 है, एग्जैक्ट 1 है। ये हमेशा पूरे पैराबोला जब भी आप सॉल्व करेंगे या पैराबोला इक्वेशन आपको दी जाएगी तो आपको हमेशा इसेंट्रिसिटी 1 एज्यूम करते हुए चलना है, मतलब इसेंट्रिसिटी 1 को मान के ही सवाल को आप सॉल्व कर देंगे। बट हाइपरबोला और इलिप्स में इसेंट्रिसिटी फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसेंट्रिसिटी मतलब कि जैसे 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, मतलब इसेंट्रिसिटी कुछ भी हो सकती है, मतलब 0 और 1 के बीच में। और यहाँ इसेंट्रिसिटी √2 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है। तो मतलब तो इसेंट्रिसिटी 2/√3 भी हो सकती है, मतलब 1 से बड़ी कोई वैल्यू। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पर इसलिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा हाइपरबोला और इलिप्स में, और पैराबोला में आपको इसेंट्रिसिटी वो नहीं देगा क्योंकि वहाँ इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं मतलब कि किसी चीज़ को मतलब इसेंट्रिसिटी से भी किसी कर्व को आप पहचान सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि यार वो पैराबोला होगा कि इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा। तो यहाँ तक तो ये बात था। तो अब हम पढ़ेंगे पैराबोला।
पैराबोला हम अभी तक यहाँ पे हम सीख चुके हैं पैराबोला में क्या होगा। पैराबोला में हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या तो आप इससे पहचान सकते हैं, या तो इसेंट्रिसिटी 1। हम अब पूरी तरह से पैराबोला पढ़ने वाले हैं, मतलब हम यहाँ तक अब जान चुके हैं। और डी क्या होगा, नॉट जीरो। डी नॉट जीरो होगा तो आप जाएंगे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पर। अगर ये दोनों एच स्क्वायर और ए बी इक्वल हैं तो वो पैराबोला होगा, या इसेंट्रिसिटी अगर 1 है उस कर्व का तब भी वो पैराबोला होगा। ये तो हम जान चुके हैं, मतलब कि हमारा कर्व अब पैराबोला है। तो अब हम पैराबोला के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो पैराबोला, जैसा कि पैराबोला क्या होता है, पहली बात तो हम ये सीखेंगे व्हाट इज पैराबोला। व्हाट इज पैराबोला? तो पैराबोला क्या है, पैराबोला लोकस है। इट इज अ लोकस, इट इज अ लोकस। किसका लोकस होगा, किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होगा। इट इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट। ये मतलब कि लोकस है एक मूविंग पॉइंट का, whose distance is equal to a fixed point and fixed line। तो ये एक मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जिसका जो है डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से बराबर होता है। अब हम देखेंगे फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन क्या है। मान लीजिए ऐसे ही हमारा पैराबोला का ये शेप होता है, तो यहाँ ये पॉइंट होगा हमारा फिक्स पॉइंट, एक मान लीजिए कोई, और एक यहाँ पर लाइन होती है फिक्स लाइन। तो इस यहाँ पर वो मूविंग पॉइंट जो होगा वो पैराबोल एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जो है, ये मतलब आपको डिस्टेंस लग रहा होगा कि ये अनइक्वल है, बट ये मतलब कि जब रियल ज्योमेट्री, जब पूरा रियल शेप होता है तो वहाँ पर ये दोनों जो है ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एक मूविंग पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालेंगे वो दोनों होता है। और इस चीज़ के लोकस को, इस पॉइंट के लोकस को, एच कॉमा के को ही हम जो ये कर्व डिफाइन होगा उसको हम बोलेंगे पैराबोला। तो पैराबोला हमको कैसे मिलेगा, कैसे, तो ये आप यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है, मान लीजिए कोई ये फिक्स पॉइंट होगा a, 0, मान लीजिए कोई भी होगा फिक्स पॉइंट, वो मतलब सवाल में दिया जाएगा फिक्स पॉइंट x1, y1, और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप जब यहाँ से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से आप 2 पॉइंट फॉर्म से डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको इक्वल कर देनी है। तो वहाँ से आप जो है मतलब पैराबोला के कर्व की इक्वेशन आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये था। तो मतलब आपको एक ही वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि पैराबोला की इक्वेशन यहाँ से कैसे मिलेगा। हम अब जा रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन करेंगे इस पे जो हमारे सवाल आते हैं जो है जनरल, मतलब कि स्टैंडर्ड पैराबोलास पे जो है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला हम देखेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड पैराबोला में जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले पैराबोला है, मान लीजिए ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ये हमारा जो सबसे स्टैंडर्ड पैराबोला है। और भी स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, बट सबसे ज़्यादा जो सवाल आने वाला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर है। हम इसको मतलब इस पर हम पूरा मतलब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और आप उसी के सिमेट्रिक और सारे पैराबोला इसी के सिमेट्रिक होंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर जब आप इसका कर्व बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर 2D ज्योमेट्री पर आप जब इसका बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। और ये आपका फिक्स पॉइंट है यहाँ पे। अभी हम एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे। और ये फिक्स लाइन, तो फिक्स लाइन है ये आपकी, और ये फिक्स पॉइंट है। तो इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। अब आपको यहाँ से आपको डिफिनीशन कोई कुछ टर्म्स है, मतलब डिफिनीशन जो आपको पढ़ना है, जैसे ये फोकस a, 0, और ये आपका होगा डायरेक्ट्रिक्स। तो आपका ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपका फोकस है जो है। और ये मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, और ये फिक्स्ड लाइन।
फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, और ये आपका मूविंग पॉइंट, मतलब जो ये कर्व बना रहा है, ये लोकस वही पैराबोला है। तो अब आपका ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ का, और ये डिस्टेंस आपका इक्वल होगा, तभी ये पैराबोला हुआ है। तो इसे मतलब, और ये जो इसेंट्रिसिटी आपको मैंने बताया, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसकी डिस्टेंस मतलब वो उस पॉइंट से, मूविंग पॉइंट से, और जो फिक्स पॉइंट है उसकी डिस्टेंस अपॉन में होता है इस मूविंग पॉइंट से और इस फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, वो जो डिस्टेंस होंगे, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट अगर ए है और ये ओ है और ये कुछ बी है, तो ए बी ए ओ की लेंथ और ए बी की लेंथ रेशियो को ही हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगा और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस आएगा, उन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आपकी वही इसेंट्रिसिटी होती है, उन दोनों के रेशियो को, डिस्टेंस का ये रेशियो जो है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे तो इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी। तो ए बी इक्वल टू ए ओ यहाँ पर आपका रिजल्ट हमेशा रहेगा। तो अगर ये मूविंग पॉइंट आप अगर ध्यान से देखिए तो ये मूविंग पॉइंट कभी यहाँ पर आएगी, तो इसका मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो जब इसको ये फोकस है आपका, तो ये मतलब ये जो फोकस a,0 है, तो अगर ये इक्वल है इसके, तो ये a,0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, -a,0। ये a,0 या -a,0, और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है डायरेक्ट्रिक्स। 90 डिग्री के पे हम हमेशा डायरेक्ट्रिक्स जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है उसके 90 डिग्री पर ही होता है। तो ये भी मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो अब ये डायरेक्ट्रिक्स का अगर हम इक्वेशन निकालने चलेंगे तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो हो जाएगा x = -a। ये स्ट्रेट लाइन से मतलब ये सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी है कि कैसे किसी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर x + a = 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और a,0 ये हमारा फोकस हो गया। तो इतने मतलब ये हमारा जी, और ये क्या है, ये हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स। एक्सिस को पैराबोला जिस पॉइंट पर कट करेगा, एक्सिस को जिस पॉइंट पर करेगा वो है हमारा वर्टेक्स, और ये जो है डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमारा फोकस। तो जो वर्टेक्स होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के ये मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का जो ये फुट ऑफ यहाँ पे यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पर एक्सिस पे जो डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट और फोकस के पॉइंट का मिड पॉइंट है हमारा ये वर्टेक्स जो है। तो ये हमारा मतलब ये था स्टैंडर्ड पैराबोला के कुछ रिजल्ट्स जो है। अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, अभी इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और टर्मिनोलॉजी हम ये सीखने वाले हैं, ये हम थोड़ा अभी डायरेक्ट्रिक्स हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ये पैराबोला, नया पैराबोला बनाते हैं हम फिर से। ये हमारा नया पैराबोला y² = 4ax। अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, पूरे इसी को रेफरेंस मतलब लेके जो है हम पूरी डिस्कशन कर रहे हैं। और ये हमारा फोकस हो गया a,0, और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो गया -a,0। अब हम ये देखेंगे, मान लीजिए पहला क्या है, फोकल कॉर्ड। कुछ बहुत टर्म्स हैं जो यूज होने वाले हैं। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड क्या होता है कि पैराबोला का ये कॉर्ड होता है और जो कि फोकस से पास होता है। तो कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। और ये हमारा ये टर्मिनोलॉजी आप लिख लीजिए। फिर आपका अगला टर्मिनोलॉजी क्या है, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट ये भी कॉर्ड होता है, ये भी इट इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बट ये हमेशा पैराबोला के परपेंडिकुलर होता है। मतलब पैराबोला के एक्सिस के हमेशा ये जो कॉर्ड जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर कॉर्ड टू द एक्सिस, टू द एक्सिस। और ये हो जाएगा कॉर्ड
पासेस थ्रू एक्सिस। अगर हमारा जो कॉर्ड है अगर एक्सिस से पास हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फोकल कॉर्ड, और अगर हमारा डबल ऑर्डिनेट क्या है, अगर परपेंडिकुलर कॉर्ड टू द एक्सिस इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। ये हमारा डबल ऑर्डिनेट होगा, ये भी डबल ऑर्डिनेट होगा, इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट होगा। एक पैराबोला में इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट होंगे। तो जितने भी कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डबल ऑर्डिनेट। ये भी डबल ऑर्डिनेट है और ये भी डबल ऑर्डिनेट है, जितने भी ये भी डबल ऑर्डिनेट है। तो सारे जो ये फोकस से भी एक पास होगा, ये भी डबल ऑर्डिनेट है। तो ये सारे मतलब जितने इनफाइनाइट कॉर्ड हैं जो भी वो क्या होंगे, जो है डबल ऑर्डिनेट। और फोकल कॉर्ड जितने भी कॉर्ड होंगे जो फोकस से पास करते होंगे इस फिक्स पॉइंट A,0 से, वो क्या होंगे, हमारे फोकल कॉर्ड होंगे। तो यहां पर हम एक चीज समझ गए फोकल कॉर्ड क्या है और डबल ऑर्डिनेट क्या है। अब हम एक नई चीज और तीसरी टर्मिनोलॉजी, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है ये देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक की पूरे टर्मिनोलॉजी में लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या कहते हैं। लेटस रेक्टम एक कॉर्ड ऑफ पैराबोला है जो कि फोकस से पास होता है। कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इसका मतलब जो आपका लेटस रेक्टम है वो फोकस से पास होता है A,0 और वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है। मतलब ये दोनों फोकल कॉर्ड, लेटस रेक्टम, ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ इंक्लूड रखता है। डबल ऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और फोकल कॉर्ड की क्या, पासेस थ्रू द फोकस, पासेस थ्रू द फोकस। तो फोकस से भी पास होनी चाहिए और अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है तो उसको कहेंगे हम लेटस रेक्टम। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम उसको डबल ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं आप, उसको फोकल कॉर्ड भी बोल सकते हैं लेटस रेक्टम को। तो ये आपका लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम किससे पास होता है, हमेशा A,0। और लेटस रेक्टम की आप इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं, ये A,0 से पास हो रहा है तो इसका मतलब x = a, ये लेटस रेक्टम की इक्वेशन है। तो यहां पर हम लेटस रेक्टम इसको हम हटा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, पहली चीज लेटस रेक्टम के बारे में, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम को मैं LR से डिनोट करते हैं। LR लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x = a, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या, x = a और y² = 4a, हमारा 4ax हमारा पैराबोला है। अगर हम x को इस इक्वेशन में रख देंगे हमारे अपने पैराबोला की इक्वेशन में, तो y² = 4a² और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी ±2a। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा ये A,2a हो जाएगा। एंड ऑफ लेटस रेक्टम इसको बोलेंगे A,2a, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा A,-2a। तो A,2a और A,-2a, इस मतलब हमारा जो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम होगा वो A,2a है और A,-2a है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A,2a एंड A,-2a। तो हमारे ये दो पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ अगर आप देख रहे हैं तो लेंथ यहां पर क्या हो जाएगा 2a और ये 2a, तो ये लेंथ अगर यहां से आप मेजर करेंगे तो 4a है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, a पूरा हर ये x कोऑर्डिनेट x = a इक्वेशन है इसकी, x चेंज नहीं हो रहा है तो y यहाँ पे 2a से -2a मतलब 4a हो गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप हमेशा बोलेंगे 4a। कोई भी पैराबोला होगा उसका जितना a वहाँ से आप निकालेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे फोकस, वर्टेक्स और फोकस की जो डिस्टेंस होगी उसका आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। ये समझ लीजिए ये y² = 4ax है, तो यही आपका ये लेटस रेक्टम है। जो x का कोफिशिएंट होगा वो लेटस रेक्टम है।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, और इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो ये है। हम ये सारी केसेस जितनी भी डिस्कस कर रहे हैं वो हम सिर्फ इस वाले पैराबोला के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपको अभी हम दिखाएंगे पैराबोला बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो आपके सवाल में आएंगे, बट ये आपका जनरल पैराबोला भी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला। आपको इसके रेफरेंस में हम हर चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम समझ चुके हैं लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, और हमारा फोकल कॉर्ड क्या होता है, जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है, और कोई भी पैराबोला जो होगा वो हमारा एक्सिस के हमेशा सिमेट्रिक होगा। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये इसकी एक्सिस है, और ये देखिए ये पैराबोला पूरा सिमेट्रिक होगा इस एक्सिस के। तो हम यहाँ पे ये भी देख चुके हैं डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी और हमारा फोकस क्या होगा। फोकस फिक्स पॉइंट है और डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन है। तो डायरेक्ट्रिक इक्वेशन भी यहाँ पे हम देख चुके हैं, एक्स इक्वल टू -a, और एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी क्या, एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 और डायरेक्ट्रिक की एक्स इक्वल टू -a, और फोकस a, 0 इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर था, हाँ, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है जो है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, हमारा अगला पॉइंट होगा पैरामेट्रिक। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, लेटेस्ट रेक्टम हम देख लिए हैं अच्छे से, पूरा लेटेस्ट रेक्टम की सारी प्रॉपर्टीज हम देख लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक ऑफ अ पैराबोला। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक हम देखने वाले हैं पैराबोला का। हम जैसे सर्कल का पैरामेट्रिक पढ़े थे और हम स्ट्रेट लाइन का भी पैरामेट्रिक पढ़े हैं अपने लेक्चर्स में, और हम इसी तरह आज अब इसका पैरामेट्रिक, पैराबोला का पैरामेट्रिक पढ़ेंगे। तो पैरामेट्रिक क्या होता है, पैरामेट्रिक का हमने एक देखा है, मान लीजिए कोई हमारा ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा ये पैराबोला है। तो अगर मान लीजिए कभी आपको कभी एज्यूम करना पड़े h, k, एक पॉइंट h, k, तो आप यहाँ पर देखिए दो अननोन है, ये हमारा पॉइंट P जो है h, k, यहाँ पे हमारा दो अननोन है। तो लेकिन कभी ऐसा पैरामेट्रिक क्या होता है, पैरामेट्रिक मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन, पैरामेट्रिक h और आप k मतलब पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, और वहाँ पर आपका जो अननोन होगा वो एक ही है, एक ही अननोन होगा। तो पैरामेट्रिक का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा इस पैराबोला में, वो होगा at स्क्वायर, 2at। पहली बात ये देखिए, क्या ये at स्क्वायर, 2at इसको सेटिस्फाई कर रहा है। y की जगह पे 2at रख दीजिए, ये हो जाएगा 4at स्क्वायर, और x की जगह पे 80 स्क्वायर रख दीजिए, 4a यहाँ पे 80 स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे इक्वल है। इसका मतलब हमारा पैरामेट्रिक का जो हमने पैराबोला का जो पैरामेट्रिक एज्यूम किया 80 स्क्वायर, 280, ये बिल्कुल ही हमारा सही है। तो हमारा ये चीज़ हम देख लिए कि हमारा पैरामेट्रिक जो होगा, कभी भी हम पैराबोला में अब जब एज्यूम करेंगे इस पैराबोला में 80 स्क्वायर, 280 एज्यूम करने वाले हैं। अब हमारा जैसे ये पैरामेट्रिक हमने कर लिया, अब इसके हम आगे चलते हुए इसके हम एप्लीकेशन देखेंगे, इसको कैसे कैसे हम यूज करेंगे। तो अब हमारा अगला पॉइंट हम ले लेते हैं अपना टाइप्स ऑफ पैराबोला। टाइप्स ऑफ पैराबोला, टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला जैसे कि अभी तक हम ये देख रहे थे, ये हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हमारा इस पैराबोला का जो कुछ कर्व है कुछ इस टाइप का है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स, और अब मान लीजिए एक पैराबोला होगा, मान लेते हैं ये, इसको हम हटा रहे हैं और हम थोड़ा अच्छे से पैराबोला, चार टाइप के पैराबोला जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो 4 टाइप के बनने हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहला पैराबोला कुछ ऐसे, दूसरा पैराबोला कुछ x होगा बट निगेटिव x होगा, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव x में होगा, और एक पैराबोला होगा हमारा अपवर्ड पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऐसे, और एक पैराबोला हमारा होगा डाउनवर्ड पैराबोला। ये देखिए 4 पैराबोला है।
तो इस पैराबोला को हम क्या बोलेंगे, इसे पैराबोला है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्व टू 4ax, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। और ये हमारा पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इज इक्व टू -4ax। और इसी तरह ये हमारा पैराबोला हो जाएगा। अब ये ये अपर पैराबोला है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्व टू 4ay। और ये हमारा पैराबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्व टू -4ay। ये हमारा इस पैराबोला का अगर आप फोकस देखेंगे ये है a,0, और अगर आप इसका डायरेक्ट्रिक्स देखेंगे वो हो जाएगा x इक्व टू -a, डायरेक्ट्रिक इक्वेशन। इसकी अगर आप फोकस देखेंगे इस पैराबोला का तो ये हो जाएगा -a,0 फोकस, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो हो जाएगा x इज इक्व टू a। ये देखिए इन दोनों पैराबोला में हमारा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ x इक्व टू -a है और यहाँ पे x इक्व टू a है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ये वर्टेक्स हमारा, और ये हमारा फोकस। तो फोकस और ओरिजिन हमारा 0,0, और ये पॉइंट हमारा जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, मतलब वर्टेक्स इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, तो 0,0। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा x इक्व टू a। ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक इक्वेशन यहाँ पे a,0 होगा, तो इसलिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्व टू कॉन्स्टेंट मतलब x इक्व टू c, x इक्व टू यहाँ पर a हो जाएगा। और इसी तरह x इक्व टू यहाँ पे -a, और यहाँ पे अगर फोकस आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसको हम थोड़ा इसको b बोल देते हैं, और ये भी b बोल दीजिए, मतलब y में जब आप बनेगा पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड तो b बोल रहे हैं। तो ये मान लीजिए 0,b हो जाएगा फोकस, y एक्सिस पर है, y ये सारे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस बार पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y एक्सिस। इन दोनों केसेस में जो पैराबोला का एक्सिस है वो x एक्सिस होगा, ये x एक्सिस है, बट इन दोनों केसेस में जो पैराबोला का एक्सिस होगा वो y एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो मैंने आपको बताया है कि पैराबोला जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये पैराबोला देखिए x के अबाउट सिमेट्रिक है, ये पैराबोला x के अबाउट सिमेट्रिक है, ये पैराबोला y के अबाउट सिमेट्रिक है, ये पैराबोला y के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन ये अच्छा ये 0,b हो गया, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा 0,-b। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, और y कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये होगा -b, तो y इक्वल टू -b, ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। और यहाँ पर अगर हम लेंगे तो ये हमारा फोकस होगा, और ये फोकस क्या हो जाएगा 0,-b, निगेटिव में है, y निगेटिव में है कोऑर्डिनेट, इसलिए -b, और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे y इक्वल टू b, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो हमारे पे देखिए हमारे पास ये देखिए चारों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई है, x इक्वल टू -a, x इक्वल टू +a, और यहाँ पर y इक्वल टू -b एंड y इक्वल टू +b। और ये हमारे चारों फोकस है चारों पैराबोला के, a,0, 0,b, और यहाँ पर हो जाएगा -a,0 और यहाँ पे 0,-b। तो ये चारों पैराबोला आप नोट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब पैराबोला के हम थोड़ा इस पर पैरामेट्रिक की बात करते हैं। इसकी पैरामेट्रिक क्या हो जाएगा, at², 2at। अब इसका पैरामेट्रिक क्या हो जाएगा, इसका पैरामेट्रिक -at², 2at। आप इसको पुट करके देखिए, कभी भी अगर आपको कंफ्यूज होए तो आप इसको पुट करके देखिए। x को जब आप यहाँ -at² पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +4a²t², तो वहाँ से आ जाएगा 2at जो है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह अब b के टर्म्स में लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो पैरामेट्रिक होगा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं b का, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये अब ये उल्टा हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2bt, bt²। अब यहाँ पर ये पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है, ये y² था और x की पावर 1 था। अब यहाँ पर x² है और y की पावर 1 है, तो पैरामेट्रिक जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो इसका पैरामेट्रिक जस्ट यहाँ अपोजिट होने वाला है,
यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट 2a टू b, सॉरी यहाँ पर b है a की जगह, 2b माइनस at bt स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस रखेंगे y को, तब यहाँ पे x आएगा आपका 2bt। तो ये आपके चार, मतलब यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि सारे चारों पैराबोला के जो स्टैंडर्ड चारों पैराबोलाज आते हैं उनका फोकस क्या क्या है, उनकी जो डायरेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, उनके चारों के जो है पैरामेट्रिक्स क्या है, उन चारों पैराबोला के पैरामेट्रिक्स क्या है, और चारों पैराबोला किस किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये बेसिक था ये इन सारे पैराबोला की, ये इतने टाइप्स में चार इंपॉर्टेंट टाइप्स पैराबोला है। आप इसको अच्छे से टाइप्स ऑफ पैराबोला में इसको स्टैंडर्ड, तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो हमारा अगला हेडिंग हम देख रहे हैं, अगला है हमारा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। हम आपको अगर याद होगा, आप देखिए सर्कल के, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन में देखेंगे तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल हम वहाँ पर देख चुके हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट निकालते थे। पावर ऑफ पॉइंट मतलब अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे सर्कल के उस वीडियो को जाके देख लीजिए, अगर आपको उसमें डाउट है, नहीं तो आप ये कंटिन्यू रखिए इसको। अब इसमें क्या होगा कि अगर जैसे मान लीजिए पैराबोला है, इस पॉइंट में हम क्या, ये पॉइंट कौन सा हमारा, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। पैराबोला के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन का पॉइंट इज नोन एज, मतलब इस हेडिंग को कहेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। तो मान लीजिए हमारा ये पैराबोला है, पैराबोला वही अपना स्टैंडर्ड पैराबोला हम ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू अपना इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज डिस्कस कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो हमारा पैराबोला है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट्रिक्स वगैरह थोड़ा हम अभी हटा रहे हैं जो है। तो अभी हमारा कोई मान लीजिए पॉइंट है यहाँ अंदर लाई कर रहा है पैराबोला के, तो पैराबोला का कोई ऐसा, देखिए ये बोलना सही नहीं है कि कोई पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। सर पैराबोला मतलब कोई क्लोज लूप, कोई क्लोज स्ट्रक्चर तो बना नहीं रहा है कि ये अंदर है ये बाहर है, बट आप ये फील करिए, मतलब जैसे कि कोई ऐसे अगर पैराबोला है तो इसका मतलब यहाँ अंदर होगा, यहाँ पर अगर कोई पैराबोला होगा तो मतलब कोई पॉइंट है तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार से अंदर बोल सकते हैं हम इसको। और बाहर मतलब जो इस कर्व के इस मतलब अपोजिट साइड में इधर हो तो इसको हम बोलेंगे बाहर, ये पॉइंट बाहर है, ये पॉइंट बाहर है। ऑन द पैराबोला मतलब जो पैराबोला पे लाई कर जाए, जो उसकी इक्वेशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए उसको बोलेंगे ऑन द पैराबोला। और अंदर अगर उस पैराबोला के लाई कर रहा है, समझ गए आप यहाँ से अंदर और बाहर क्या होगा। तो अंदर और बाहर कैसे हम डिसाइड करेंगे, अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, इसको आप कर लीजिए ऐसे, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, अब इस पॉइंट को, जो भी पॉइंट आपको दिया है h, k मान लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नहीं मालूम है कि h, k कहाँ दिया, जनरल एक पॉइंट आपको p दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट अंदर दिया है, तो अंदर दिया है, ठीक है। लेकिन बट अगर आपको जब दिया जाएगा कोई पॉइंट तो वो अंदर शो नहीं करेगा, तो आपको इस h, को इसमें रखना है, और k को जब आप रखेंगे इसमें तो k स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 4ah। अब इस पे देखिए आप तीन कंडीशन बनेगी, ये शायद इसको हम बोलते हैं S1, इसको क्या हो जाएगा आपका ये S1, ये पावर ऑफ पॉइंट वहाँ जैसे सर्कल में डिस्कस करते थे, अगर S1 ग्रेटर हुआ 0 से, मतलब पॉजिटिव हुआ, तो इसका मतलब पॉइंट लाई आउटसाइड द पैराबोला। तो इसका मतलब पॉइंट आपका आउटसाइड द पैराबोला होगा। अगर S1 इज लेस देन 0 तो इसका मतलब पॉइंट लाई इनसाइड द पैराबोला। अगर S1 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला। तो वो पॉइंट पैराबोला पर खुद ही क्या है, खुद सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो पॉइंट जो है पैराबोला पर आ जा रही है। तो S1 0 मतलब क्या हो जाएगा, S1 0 मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। तो ठीक है, मतलब वो बता रहा है कि मतलब हाँ
के एच कॉमा के जो है इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। जीरो तभी तो, अगर जीरो है तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब जो पॉइंट है वो ऑन द पैराबोला है। ठीक है, ये केस क्लियर। अगर S1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब S1 जब आप इस वैल्यू को रखेंगे और ये पॉजिटिव है, जीरो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो पॉइंट इन सारे रीजन में हमारा वो पॉइंट लाई करेगा जो आपका पॉइंट P है। और अगर S1 निगेटिव तो इसका मतलब वो पॉइंट हमारा अंदर है, पैराबोला के अंदर है। तो इस प्रकार से आप किसी भी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला आप निकाल सकते हैं। कोई पॉइंट आपकी दी जाएगी तो आप ऐसे पहले इस टर्म को ऐसे निकाल लीजिए जो है, तो आप यहाँ पॉइंट रखिए। अगर ये पॉजिटिव आती है इसकी वैल्यू तो मान लीजिए जैसे पॉइंट दी जाए, आपको पैराबोला दिया गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, तो इसको आप ऐसे निकालिए y माइनस 4x। अब यहाँ पे मान लीजिए 1,2 पूछ रहा है कि अंदर है बाहर है, तो 1,2 तो यहाँ पुट करिए, तो 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस और ये 1 पुट करेंगे 4, मतलब ये 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये 1,2 कहाँ पे है, ऑन द पैराबोला है। मान लीजिए 2,3 पूछता तो यहाँ 3 क्या ये 9 और ये 4, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये आउटसाइड द पैराबोला है। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, वो बाहर है कि अंदर है। तो इस ये आप इंपॉर्टेंट है ये मेथड है, आप यहाँ पे इसको पूरा नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट। S1 मतलब इसको देख के आप बता सकते हैं। सेम टू सेम सर्कल की तरह, सर्कल में भी आप यही करते थे सेम टू सेम, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अगला हमारा है पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला हमारा पॉइंट है कॉर्ड। कॉर्ड की इक्वेशन हम निकालना सीखेंगे पैराबोला में जो है। अगर हम देख रहे हैं कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या होगा हमारा, जैसे कॉर्ड जनरल कॉर्ड की इक्वेशन निकालेंगे आपके लिए, और आप उस रिजल्ट को, जो रिजल्ट आएगा वहाँ से आप उसको याद रखने की कोशिश करिए जो है। और या तो एग्जाम में उसको आप अगर आपको भूल गए हो तो आप डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पैराबोला हुआ, अब इस पैराबोला पे मान लीजिए किसी पॉइंट T1 पे और T2 पे हमको T1 और T2, तो T1 में यहाँ पैरामेट्रिक क्या हो जाएगा, a y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है हमारा। अब यहाँ पे 8t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1, ये हमारा पैराबोला का एक पॉइंट हो गया T1, और दूसरा पॉइंट 8t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दीजिए, तो इस कॉर्ड की हमको इक्वेशन चाहिए, इस कॉर्ड की इक्वेशन जो T1 और T2 को ज्वाइन कर रही है। तो इसका आप इक्वेशन निकालेंगे, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट आपको दिया, आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले इसका स्लोप क्या होगा, ये स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ दिस लाइन ये हो जाएगा 2a_t2 माइनस 2a_t1 अपॉन 8t2 स्क्वायर, ये T2 है, माइनस 8t1 स्क्वायर। स्लोप फॉर्म स्लोप से मतलब स्लोप की जो फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह से आप यहाँ निकाल लीजिए। अब ये देखिए a कैंसिल आउट हो गए सारे a, और ये 2 बाहर आ गया, और यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा क्या नीचे T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा T2 प्लस T1, ये कैंसिल आउट। इसका मतलब जो स्लोप हुआ m वो हो जाएगा 2 अपॉन T1 प्लस T2, ये आपका स्लोप हो गया। किसका स्लोप हुआ, इस कॉर्ड का स्लोप हुआ 2 अपॉन T1 प्लस T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब आप ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो याद रखिएगा किसी लाइन को। मतलब अगर आपको जल्दी सॉल्व प्रैक्टिस, मतलब जल्दी से सॉल्व को सॉल्व करना है, तो 2 अगर किसी पॉइंट का अगर बोलेगा 2 पॉइंट्स हैं तो उसका स्लोप 2 T1 प्लस T2, 2 अपॉन T1 प्लस T2। अब इसकी इक्वेशन हम निकालते रहे हैं, तो फिर अब किसी एक पॉइंट को मान लीजिए, तो 1 ये स्लोप हुआ और एक पॉइंट मान लीजिए, तो 1 पॉइंट स्लोप मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं लाइन की इक्वेशन। तो y माइनस ये हो जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट को हम एज्यूम करके चल रहे हैं, 2a_t1 y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 2 अपॉन T1 प्लस T2। अब हो जाएगा x माइनस x1 क्या हो जाएगा a_t1 स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y_t1 प्लस y_t2 माइनस 2a_t1 स्क्वायर माइनस 2a_t1 और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 2a_t1 स्क्वायर। तो 2ta1 स्क्वायर और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। जब ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए हमारे,
तो यहाँ से देखिए क्या क्या बचेगा, यहाँ से वो आपको यहाँ से ऐसे y कर लीजिए, y t1 प्लस t2, और यहाँ पर ये इस टर्म को उधर भेज दीजिए और 2 को कॉमन ले लीजिए, नहीं तो 2x प्लस 2a t1 t2, ये हमारा हो गया। तो ये आपका जो है, आप इसे याद रखिए, ये आपका इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड जॉइनिंग t1 एंड t2, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट t1 एंड t1 और t2 को जो ज्वाइन करने वाला कॉर्ड का इक्वेशन होगा ये होगा। ठीक, अब हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ से निकालेंगे, कॉर्ड के कुछ रिजल्ट्स यूज करेंगे। तो ये सब हटा दीजिए, ये सब नोट कर लीजिए, ये डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, तो इसको हटा रहे हैं हम। अब हमको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इसको याद रखना है। जो कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड हुई, तो फोकल कॉर्ड हुआ तो इसका मतलब ये कॉर्ड पास हो रहा है a,0 से, पास मतलब a,0 से हो रहा है। तो a,0 से अगर पास हो रहा है तो ये कॉर्ड a,0 को सेटिस्फाई करेगा, और जब सेटिस्फाई करेगा तो आप सेटिस्फाई करा दीजिए। a,0 y को 0 रखेंगे और x को a रखेंगे, तो ये 0 रखेंगे, इधर का पूरा टर्म 0, मतलब फॉर फोकल कॉर्ड, फॉर फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के लिए हम कंडीशन निकाल रहे हैं। तो ये 0 और यहाँ पर आप a रख रहे हैं, तो 2a प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो t1 t2 इक्वल टू -1। ये आपकी फोकल कॉर्ड की कंडीशन। फोकल कॉर्ड की कंडीशन क्या है, t1 t2 इक्वल टू -1। अगर t1 t2 -1 के बराबर है, अगर आप t1 t2 को कॉर्ड को बनाएंगे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो इसका मतलब वो कॉर्ड जो है फोकस से पास होगा, ये है। अगर, या इसका वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं, अगर कोई t1 और t2 से ज्वाइन करने वाला कोई कॉर्ड की इक्वेशन है और अगर वो फोकल कॉर्ड है, तो इसका मतलब वहां का t1 और t2 इसका -1 होगा। अगर t1 t2 -1 इसका मतलब फोकल कॉर्ड, अगर फोकल कॉर्ड t1 t2 -1। ठीक है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, फॉर फोकल कॉर्ड। ठीक, अब इसका एक एप्लीकेशन, इस रिजल्ट को अप्लाई कैसे करेंगे आप। मान लीजिए आपके सवाल में कभी, आपके क्वेश्चन में करते समय ये आ गया, आपके सवाल में कभी क्वेश्चन करते समय ये आ गया, एक पैराबोला है और मान लीजिए ये पॉइंट आपको दिया है, जो है इसका दिया है a_t1 स्क्वायर 2a_t1, मतलब t1, अगर आप दूसरे पॉइंट को t2 को भी अगर t1 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो t2 क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू -1/t1। तो यहाँ पर आप एज्यूम करते हैं a_t2 स्क्वायर 2a_t2। अब यहाँ पे t2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं -1/t1 से, तो यहाँ हो जाएगा a1/t1 मतलब a/t1 स्क्वायर -2a/t1। आपका ये पॉइंट हो गया। तो आप अब कभी भी फोकल कॉर्ड के अपोजिट को, अगर एक कोऑर्डिनेट t1 के टर्म्स में ये है तो दूसरा ये हो जाएगा। आप इससे ये आप इसका एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड से मतलब ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मतलब 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और आप t2 को हमेशा x से एक्सप्रेस कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ करिए आप इसको। मतलब जब भी फोकल कॉर्ड है, अगर आप एक t1 मान रहे हैं, दूसरे पॉइंट्स के को t2 को आप -1/t1 से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये पॉइंट ये आएगा। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, लाइन एंड पैराबोला। इसको आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। लाइन एंड पैराबोला हमने सर्कल में भी पढ़ा है। आप अगर सर्कल का देखेंगे तो वहाँ पर सर्कल में हमने पढ़ा है लाइन एंड सर्कल। अब उसी तरह मतलब कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो सर्कल और पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में कॉमन सी होती हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल था, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला है। अब उसी तरह मतलब कि लाइन एंड वहाँ सर्कल था, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइन एंड पैराबोला। तो लाइन एंड पैराबोला, इसका मतलब हम लाइन को लेंगे और पैराबोला को लेंगे, दोनों को थोड़ा यूज़ करेंगे, और हम ये सीखेंगे कि लाइन क्या लाइन टच कर रही है, या लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही है पैराबोला को, या लाइन कट ही नहीं कर रही है, मतलब बाहर से जा रही है, तो उसकी क्या कंडीशन होगा। मान लीजिए हम लाइन एज्यूम कर ले रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस c, और हमारा जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारा पैराबोला और ये हमारी लाइन। तो हमारा पैराबोला तो कुछ इस प्रकार से होगा,
और हमारी लाइन हमको नहीं मालूम कभी कि कहाँ पर है, मतलब कि कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है। तो अगर आप, तो एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लेंदी मेथड है, मतलब आपको एग्जाम में मतलब इतना समय नहीं पर्याप्त मिलेगा। तो आप अब देखिए, अगर इस लाइन, ये लाइन अगर पैराबोला को कट कर रही है, तो इसका मतलब अगर कट कर रही है तो इसका मतलब ये दोनों कोई ना कोई y होगा जो इस लाइन और पैराबोला दोनों को सेटिस्फाई करेगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो आप यहाँ से y को इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x में, तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक अगर वो लाइन, मतलब देखिए आप ऐसे करिए, मेथड 1 मान लीजिए, मैं इसको m1 बोल दे रहा हूँ। तो y को अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से आप अब सॉल्व करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, और x में जो क्वाड्रेटिक बनेगी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू 4ax। अगर यहाँ से आप करेंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है, और x के टर्म्स एक तरफ पूरे इकट्ठा कर लीजिए, x हो जाएगा 2mc माइनस 4a, और यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये दो जगह कट कर रहा है, अगर ये लाइन x को, पैराबोला को दो जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब x का कितना रूट आएगा? बिल्कुल x का 2 रूट आएगा, 2 रूट। और अगर जब 2 रूट है, अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो कितना रूट आएगा? 1 रूट आएगा। तो अगर 2 रूट है तो इसका मतलब क्या है? d इज ग्रेटर देन 0। तो d इज ग्रेटर देन 0, तो आप यहां से d निकालेंगे, और जब वहां से आप d निकालेंगे तो वहां से पूरा आ जाएगा, जो आपकी कंडीशन जो होने वाली है वो आएगा c इज लेस देन a बाई एम। अगर आप जब d इसका ग्रेटर देन 0 करेंगे पैराबोला का इस यहाँ से, तो वो आएगा c इज लेस देन a बाई एम। तो इसका मतलब कि जब c a बाई एम से छोटा होगा, ये आपका जो c यहाँ पर है लाइन का, आप क्या करेंगे? लाइन के स्लोप को देखेंगे, m है, ठीक है, एक पैराबोला का a को देखेंगे, तो आप तुरंत a बाई एम निकाल लेंगे। अगर a बाई एम सी से बड़ा हुआ, जो सी आपका दिया है, इसका मतलब वो पैराबोला जो है और वो लाइन आपस में दो जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो जगह कट कर रही हैं। और अगर आप इसी तरह जब डी को, अब मतलब ये हमारा एक केस, तो अगर सी क्या हुआ हमारा, एक यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट केस लिख रहे हैं, अगर सी लेस देन ए बाई एम हुआ, इसका मतलब लाइन कट एट 2 पॉइंट्स पर लाइन कट कर रही है, ठीक। और अब अगर मान लीजिए लाइन पैराबोला को सिर्फ एक जगह पे टच कर रही है, बस टच करती हुई निकल रही है, ना तो कट कर रही है ना तो बाहर से जा रही है, एक जगह पर, मान लीजिए ये केस वैसे होगा, ऐसे, ऐसे एक पॉइंट पे अगर टच कर रही है, तो अगर टच कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहां कंडीशन हो जाएगा d इज इक्वल टू 0। मतलब वहां पे एक ही रूट है, एक ही x है जो लाइन को और पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहां से एक x आएगा 0। तो यहां से जब आप करेंगे तो यहां से आएगा c इज इक्वल टू a बाई एम। जब आप इसका d को निकालेंगे और 0 करेंगे तो c की वैल्यू आएगी वो a बाई एम आएगा। तो इसका एक मतलब यहाँ से मतलब चल गया। तो अगर जब ए सी इज इक्वल टू ए बाई एम होगा, तो इसका मतलब लाइन टचेस पैराबोला, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं लाइन इज टेंजेंट, लाइन इज टेंजेंट, टेंजेंट टू पैराबोला। जब लाइन एक ही जगह पर टच कर रही है किसी कर्व को, तो इसका मतलब वो क्या है? टेंजेंट है, ठीक। तो अब आप मान लीजिए अगर कोई रूट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा y नहीं है, कोई भी ऐसा x नहीं है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक हमको क्या रिजल्ट देगा? हम पढ़े हैं 9th में कि d इज लेस देन 0। जब नो रूट, फॉर नो रूट की कंडीशन हम पढ़े हैं d लेस देन 0, फॉर 2 रूट्स की कंडीशन पढ़े हम d इज ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए यहाँ से ये कंडीशन आता है सॉल्व करने के बाद। और फॉर इक्वल रूट्स के लिए हम पढ़े हैं 1 रूट के लिए पढ़े हैं, इक्वल रूट्स के लिए पढ़े हैं d इक्वल टू 0, वहाँ से ये कंडीशन आता है। जब आप d लेस देन 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाता है, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो c इज ग्रेटर देन a बाई एम। इसका मतलब कि वहाँ पे नो रूट है, नॉट कट, मतलब लाइन डज नॉट कट द पैराबोला,
ठीक है। मतलब लाइन डज नॉट कट पैराबोला, तो लाइन पैराबोला को टच नहीं करेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये सब भूल जाना है, सब आपको सिर्फ और सिर्फ अब ये सब भूल जाइए, आप पूरा सब कुछ भूल जाइए। आप लाइन दिया है, लाइन का आपको m मालूम है, a मालूम है, पैराबोला का आपको a मालूम है, a लाइन का आपको m मालूम है डिवाइडेड बाई m, a बाई m आ गया, और लाइन का आपको c मालूम है, c। अब आप इन दोनों के सोचिए कि कौन सा बड़ा है, आप देखिए आपको पता चल जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब वो लाइन पैराबोला के टेंजेंट है, मतलब एक जगह मीट कर रही है। अगर a बाई m ग्रेटर है c से, तो इसका मतलब लाइन दो जगह कट कर रही है, ये केस। अगर c बड़ा होगा तो इसका मतलब वो लाइन पैराबोला को कहीं नहीं टच कर रही है, इसका मतलब वो लाइन पैराबोला के बाहर जा रही है। ये लाइन एंड पैराबोला है हमारा। तो ये यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट्स हैं, आप इनको याद रखिए। जब भी सवाल आएगा कभी लाइन क्या कर रही है एक दूसरे से, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी हम पढ़ रहे हैं अगला पॉइंट। ये आप इसको वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट हमारा पढ़ने वाले हम लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट। तो मान लीजिए हमारा पैराबोला है, वही हमारा जनरल पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला जो हम अभी कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर हमारी ये पैराबोला है, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट और सब टेंजेंट हमें पहले समझना होगा क्या होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको मालूम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे, इस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे, ये मान लीजिए पॉइंट है P, ये हो गया T, ये मान लीजिए PT हो गया। तो अगर आप ये पॉइंट अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब P से T की डिस्टेंस, मतलब जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हैं टेंजेंट, वहाँ पर जो टच करे उसका, तो वहाँ से आप कर लेंगे। वहाँ से हम आपको बताएं √S1 सर्कल में हम बताए हैं। तो PT अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो √S1, और S1 क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। अब यहाँ पे S1 आप पुट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ h, k पॉइंट है, h, k पुट करेंगे तो यहाँ k स्क्वायर माइनस 4ah। अगर आप इसका जब अंडर रूट लेंगे तो ये हमारा PT का लेंथ आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर हम जो हेडिंग है हमारा, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल है, हम उसको देखेंगे क्या है वो। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सब टेंजेंट इसका मतलब है जो आपका जो टेंजेंट है उसका जब हम आप x एक्सिस में उसका शैडो लेंगे, या मान लीजिए x एक्सिस में उसका कंपोनेंट जब आप लेंगे, x एक्सिस में जो पार्ट होगा उन दोनों का, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ जो होता है वो यहाँ पर मान लीजिए जो भी पॉइंट होगा आपका AT स्क्वायर, मान लीजिए पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम कर ले रहे हैं, AT स्क्वायर 2AT, तो इसका डबल होगा। डबल जो एब्सिसा है, एब्सिसा है 280 स्क्वायर, उसका डबल मैग्नीट्यूड में उसका डबल कर दीजिए आप, वो आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 8t स्क्वायर। मतलब जो भी इसका एब्सिसा होगा उसका दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी इसका डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब यहां से इसी पॉइंट पर मान लीजिए आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल, और ये जो पॉइंट होगा आपका, जब आप इसका जब इस नॉर्मल का जब आप शैडो लेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये जो होगा उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। मतलब
जब भी आप टेंजेंट का लेंगे आप एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट, वो होगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, टेंजेंट का सब टेंजेंट हो जाएगा। और इस तरह से जब आप नॉर्मल का लेंगे तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है वो हम देख रहे हैं। इसको आपको रिजल्ट बस एज इट इज एकदम याद रखना है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये जितना लेंथ ऑफ सब नॉर्मल किसी भी पैराबोला का कांस्टेंट होता है वो होता है 2a, हाफ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कितना होता था, लेटस रेक्टम आपका होता था 4a और ये कितना है 2a, तो हाफ हुआ। सेमी लेटस रेक्टम भी बोलते हैं। 4a को क्या होता है, 4a हमारा लेटस रेक्टम होता है, लेकिन अगर सेमी लेटस रेक्टम होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2a, इसका हाफ, तो ये सेमी लेटस रेक्टम बराबर होता है 2a, या इसको आप हाफ ऑफ लेटस रेक्टम बोल दीजिए या सेमी लेटस रेक्टम बोल दीजिए, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल 2a और लेंथ ऑफ टेंजेंट इसका जो एक्स एब्सिसा होगा उस पॉइंट का, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उतना होगा मैग्नीट्यूड में। तो लेंथ ऑफ हमारा टेंजेंट हो गया, सब टेंजेंट हो गया हमारा। अब अगला पॉइंट है टेंजेंट। इसको आप वीडियो पॉज करिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने निकालना सीख लिया, √S1, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको लिख लीजिए आप। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पैराबोला पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकालना सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इसमें क्या होगा, मान लीजिए हम अलग अलग प्रकार से, जैसे हम सर्कल में भी शायद तीन मेथड हम पढ़े हैं। सर्कल में हम 3 मेथड पढ़े हैं, जब सर्कल के हम जो अपना 1 शॉर्ट वीडियो बनाए हैं तो उसमें टेंजेंट की निकालने के तरीके। अब हम इसमें देखेंगे 3 मेथड हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए पहला मेथड क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट एक ही होगा, थिंकिंग आपका हर मेथड में एक ही है, बट आपका मतलब थोड़ा बहुत वेरी करेगा। मान लीजिए पहला कंडीशन ये, जब टेंजेंट पर, ये आपका टेंजेंट वाई पैराबोला y² = 4ax। अब अगर आपको इस पे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया गया h, k, अगर इस पे बोलेगा कि यार ये इस पॉइंट पर टेंजेंट बताओ, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, तो इस पॉइंट पर पॉइंट P है, तो मैंने आपको बताया है कि सर्कल में भी मैंने बताया था t = 0। अगर कोई पॉइंट ऑन द पैराबोला है और अगर उस पैराबोला को उसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है तो t = 0। अगर आप t कैसे निकालते हैं, फिर से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, y² पैराबोला की इक्वेशन लिख लीजिए, y² - 4ax = 0, ऐसे है पैराबोला की इक्वेशन। तो y को क्या लिखेंगे, y1 - 4a, x को क्या लिखना है, x + x1/2 = 0। ये हमेशा करना है। अगर यहाँ y होता तो y को लिखते y + y1/2, अगर यहाँ x² होता तो x x1 लिखते। ठीक है, अब यहाँ पर y1 और x1 क्या है, तो y को आप y रहने दीजिए और y1 को आप लिख दीजिएगा k हो गया। अब ये 2 क्या हो गया, ये कैंसिल मान लीजिए इसको, तो ये -2a हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + x1 कितना हो जाएगा, h = 0। तो ky = 2a x + h, ये क्या हो गया आपका पैराबोला का टेंजेंट। पैराबोला पे जो टेंजेंट होगा व्हेन p लाई ऑन द पैराबोला, तो ये पैराबोला का टेंजेंट की इक्वेशन हो गया। आप इसको या तो याद करिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे, बट इसको हमारे हिसाब से आप इसको याद ना करके आप t = 0 याद रखिए। t = 0 पॉइंट व्हेन द पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला। तो ये t = 0 ये सिर्फ पैराबोला पर अप्लाई नहीं होगा, ये हमने सर्कल पे भी अप्लाई किया। जब सर्कल पे मान लीजिए कोई किसी टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए सर्कल पर अगर कोई पॉइंट P है तो वहाँ पर भी हमने अप्लाई किया t = 0। इसे इस पॉइंट को आप हाइपरबोला में भी अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट को आप इलिप्स में भी अप्लाई करेंगे। तो हर जगह चारों कर्व के लिए आपका यही होगा t = 0 व्हेन P इज लाई ऑन द पैराबोला। अगर ये P बाहर है तब आप t = 0 करेंगे, मैं आपको बताया हूँ सर्कल में, वो दूसरा कुछ हो जाएगा, इसमें भी बताऊँगा, वो भी वही सेम ही होगा यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा आपका। अगर ये मान लीजिए तो ठीक है, ये मान लीजिए टाइप 1 मान सकते हैं आप, टाइप 1। अब टाइप 2, ये मान लीजिए टाइप 1 था, टाइप 2 ये होगा कि आप मान लीजिए पैरामेट्रिक एज्यूम कर लिए। मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ बस। अब पैरामेट्रिक यहाँ आप एज्यूम करने वाले हैं, at² 2at
एज्यूम कर लीजिए पैरामेट्रिक। मान लीजिए अगर कोई आपको पॉइंट नहीं दिया गया आपको जो है, तो यहाँ पे पैरामेट्रिक एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पर k की जगह पे क्या कर देंगे आप 280 और h की जगह पे आप 80²। इसी में आप इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए h कॉमा k की जगह पे। तो k की जगह पे आप 280 y इज इक्वल टू 2a x, h की जगह पहले आप वहाँ पे h एज्यूम किए थे, अब यहाँ पे 80² है तो प्लस 80²। तो यहाँ से देखिए आप क्या आएगा 2a कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर t है, t को आप डिवाइड में करिए x अपॉन t प्लस 80। ये आपका देखिए, अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया है तो आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं पैराबोला पर, अगर के वाई मतलब वो पॉइंट y कोऑर्डिनेट का के वाई इक्वल टू 2ax प्लस h। अगर आपको वो पैरामेट्रिक में एज्यूम करना है तो आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। और ये मान लीजिए टाइप 2 था। अब टाइप 3 मैं इसी से मतलब वो एक ही पॉइंट है, हम उसी को बस अलग अलग तरीके से हम कर रहे हैं। तो मान लीजिए टाइप अगर 3 हमको, मैं टाइप 1 आप इसको हटा लीजिए, हटा रहा हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिए। टाइप 3 आप यहीं पर अगर हम आपको दिखाएं, टाइप 3 मतलब इसी को बस लिखने का तरीका बदल रहा है। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखिए तो इसका स्लोप क्या है 1/t। इसमें स्लोप कितना है, इसका स्लोप इज इक्वल टू वहाँ पर क्या है 1/t। तो आप t क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1/m। ठीक, तो इस t को जब आप यहाँ पे 1/m रखेंगे तो यहाँ पे मतलब अगर आप यहाँ पे ये स्लोप मानेंगे तो y इक्वल टू mx, ये m हो गया mx प्लस अब t को आपको क्या रखना है 1/m, तो यहाँ क्या हो जाएगा a/m। ये आपका टाइप 3। एक ही इक्वेशन से आपको तीनों डिराइव हो गए। तो यहाँ पे मतलब y इक्वल टू mx प्लस a/m। तो अब आप ये देखिए ये क्या है, ये c है, c। ठीक है, मान लीजिए y, अब इसको आप कंपेयर करिए y इक्वल टू mx प्लस c से। तो अब ये c क्या है हमारा, c यहाँ पर क्या है a/m। और हमने अभी जस्ट अभी पढ़ा है, मतलब तो जब हमने वहाँ पढ़ा था लाइन एंड पैराबोला में, और पढ़ा था जब एक लाइन जो है पैराबोला का सिर्फ एक जगह पर टच करेगा तो वहाँ पर c का जो कंडीशन आया था c इज इक्वल टू a/m, मतलब ये जब कंडीशन था तो वो एक पॉइंट पर जो है टच कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए वो प्रूव हो गया, आपका जो यहाँ c है वो a/m आ चुका है। आपने एज्यूम नहीं किया कि c a/m होगा, आपने यहाँ से आप यहाँ से कंटिन्यू किए टाइप 1 से टाइप 2, टाइप 2 से टाइप 3, और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे c जो है a/m आ गया। तो यहाँ से मतलब प्रूफ हुआ, मतलब वो हमने जो किया है वो पीछे वो हमारा सही है। तो ये तीनों टाइप आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये पैराबोला की अगर आपको कभी टेंजेंट निकालना पड़ गया तो आप इस तरह से पैराबोला में टेंजेंट निकाल सकते हैं, स्लोप के टर्म्स में, पैरामेट्रिक के टर्म्स में, और आपका h, k के टर्म्स में। आप इस तरह से पैराबोला के टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम अगले पॉइंट पर चल रहे हैं पैराबोला के। इसको वीडियो पॉज करिए और तीनों टाइप अच्छे से आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। पैराबोला का एक पॉइंट मान लीजिए, अगर इसी में हमको और डिस्कस कर लें, हम यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर ये m के टर्म्स में दिया है, ये आपका जो है वो m के टर्म्स में दिया है पैराबोला का। ये एक अननोन है पूरा m, आपको पैराबोला मालूम है तो a मालूम है आपको, x y तो वेरिएबल है, और m के टर्म्स में मतलब स्लोप आपको देते ही आपने पूरा पैराबोला की उस टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड कर लिया। तो मतलब एक स्लोप के लिए एक ही इक्वेशन आएगा पैराबोला का, एक स्लोप के लिए एक ही इक्वेशन आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई इक्वेशन दे देता है पैराबोला का यही इसी टर्म्स में mx प्लस a/m ऐसे दे दिया, अब बोला कि अगर ये पैराबोला पर टेंजेंट है तो वो किस पॉइंट पर टेंजेंट है, मतलब आपको अगर रिवर्स ऑर्डर में किया, मतलब बोल दिया ये अगर टेंजेंट है पैराबोला पे तो वो पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पर टेंजेंट है। तो वो पॉइंट होगा जो फुट ऑफ टेंजेंट जो पॉइंट होगा वो होगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ a/m स्क्वायर 2a/m। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, a/m स्क्वायर 2a/m पे अगर स्लोप m है उस टेंजेंट की, अगर उस टेंजेंट की इक्वेशन में स्लोप अगर उसका m है तो इस पॉइंट पर जो है टच करेगा वो लाइन को, मतलब पैराबोला को a/m स्क्वायर 2a/m। ये इक्वेशन आपका हो गया।
तो a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a/m, ये इंपॉर्टेंट है, इस मतलब इस पॉइंट पर टच करेगा ये टेंजेंट इक्वेशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए जो है। तो कहाँ पे टच करेगा जब भी आपका m दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कभी पैराबोला दे दिया y = x + 2, मान लीजिए लेट्स अज्यूम ये टच कर रहा है पैराबोला को, ये टेंजेंट है पैराबोला की। आप यहाँ से क्या कर देंगे, m = 1, m = 1, इसका मतलब a और a क्या हो जाएगा, a हो गया यहाँ से 2, तो इसका मतलब 2/m² और कॉमा 2 × a 2/m, तो मतलब 2,4 पे वो टेंजेंट। आप यहाँ से a निकालिए और m, तो m निकाल लेंगे आप, m से तो स्लोप है m1 और a/m क्या हो गया, a/m जो है वो हमारा 2 आ गया, तो m तो 1 है तो a = क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब आप यहाँ से a भी निकाल लिए, m भी निकाल लिए और आप यहाँ से a/m² और 2a/m से आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए 2,4। मतलब आपको उस टेंजेंट से ही आपको सब कुछ मालूम चल गया। मतलब वो आपको पैराबोला की इक्वेशन भी अगर ना दे, मतलब वो बोल दे इसके टर्म्स में पैराबोला की इक्वेशन है, तो आप यहाँ से पूरा इस टेंजेंट से ही आप वहाँ पे निकाल सकते हैं पैराबोला किस पॉइंट से पास हो रहा है और ये टेंजेंट किस पॉइंट पर जो है, पैराबोला के किस पॉइंट पर टेंजेंट है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। टेंजेंट आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। अब जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया सर्कल में और पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स में कुछ कॉमन है। जैसे हमने पढ़ा था जो है पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हम बहुत सारे चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब वो ये बहुत सारे कॉमन हेडिंग है। मान लीजिए पैरामेट्रिक हमने वहाँ पे सर्कल में पढ़ा था, पैराबोला में पढ़ा, हाइपरबोला में पढ़ेंगे, एलिप्स में भी पढ़ेंगे। तो अब हम वहाँ पे भी हमने एक चीज़ पढ़ा था, पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं S1 = t²। पैराबोला अगर दिया है आपका y² = 4ax, तो अब आप इस पे यही अप्लाई करिए, S1 = t²। s क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, y² - 4ax, ये आपका s हुआ। S1 क्या हुआ, वो जो पॉइंट आपका मान लीजिए पैराबोला था और यहाँ इस पॉइंट से आपको पेयर ऑफ टेंजेंट वो ड्रॉ करने के लिए बोला है, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो वो S1 क्या हो जाएगा, ax है यहाँ, S1 क्या होगा, इस पॉइंट को मान लीजिए h, k है, इसको पुट कर देंगे आप इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k² - 4ah, ये आपका S1 हो गया। और t आपको मैंने बताया है क्या हो जाएगा, t y1 - 4ax + x1/2, ये t हो गया आपका, कैंसिल कर दीजिए। तो ky - 2ax + h, ये आपका t हो गया। तो यहाँ पे S1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, y² - 4ax मल्टीप्लाइड बाई k² - 4ah yk - 2ax + h का इसका होल स्क्वायर कर देंगे आप। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन को, तो आपको पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब ये आपको देख के डरना नहीं है कि क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट ही आएगा, 2 4 6 8 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट है, आप इसको बिल्कुल मत डरिए। और यहाँ पर ये पैराबोला की इक्वेशन ही है और यहाँ a नहीं रहेगा, वहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट रहेगा। तो और यहाँ पर भी k और y जो है h और k ये भी कांस्टेंट हो गए। ओवरऑल मतलब ये बहुत छोटा सा सिंपल सा बनेगा, ज़्यादा डरने की बात नहीं होगा वहाँ। तो इस तरह से आप पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट समझ गए आप। अब अगले पॉइंट पे हम चल रहे हैं, मतलब इसको आप वीडियो पॉज करिए और नोट कर लिए कैसे पेयर ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। S1 = t², s क्या है, S1 क्या है और t क्या है, तीनों हमने देख चुका। और इस फॉर्मेट में आप पैराबोला के, और इसको बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट जो है। अब हम पढ़ रहे हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट वहाँ पर क्या था, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड अगर मिडिल पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए ये आपका पैराबोला और इसका आपको इक्वेशन निकालना है अगर इसका मिडिल पॉइंट h, k दिया गया है। इस कॉर्ड का आपको इक्वेशन निकालना है अगर इसका मिड पॉइंट दिया गया है, h, k मिड पॉइंट है, ये पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है, h, k।
जो है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, t इक्वल टू S1। सर्कल में भी डिस्कस हुआ है। ये सारे ऑलमोस्ट 50% चीज़ें जो पैराबोला और सर्कल से मैच कर रही हैं। तो ये सब हम इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको t इक्वल टू S1 वहाँ पर भी होता था जब अगर मिड पॉइंट का इक्वेशन, अगर हमको मिड पॉइंट दिया गया है और अगर हमको उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालना है, t इज इक्वल टू S1। तो फिर से आपको वही t क्या है, t है वही y1 माइनस 2a x प्लस x1, s1 क्या है फिर से वही y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। इस तरह से आप फिर से वही कर लीजिए। अब यहाँ पे y1 और x1 की जगह पे h कॉमा के आप रख दीजिए, जो है आपको फिर से ये आ जाएगा t इक्वल टू S1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड गिवन मिड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन गिवन मिड पॉइंट, व्हेन गिवन मिड पॉइंट। अगर जब आपको मिड पॉइंट दिया गया तो आप इसी तरीके से आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं सर्कल के। ठीक है, आपका अगला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, जो है टेंजेंट हम पढ़ चुके हैं और हम अब पढ़ने वाले हैं नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में उसको पढ़ेंगे, मतलब अभी जस्ट एक पॉइंट अभी हम और पढ़ ले रहे हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था पैराबोला में भी, सॉरी सर्कल में, कि जब मान लीजिए कोई ऐसे आपका कर्व है यहाँ पे और ये पॉइंट मान लीजिए किसी एक पॉइंट P से आपको टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, आपका दो टेंजेंट होगा, इसको आप बोलेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, S1 इक्वल टू t स्क्वायर। अगर आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये अगर आपको निकालना हुआ, ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ, जहां पर टेंजेंट कट कर रहे हैं, जहां पर टेंजेंट टच कर रहे हैं पैराबोला को, जब आप उन दोनों पॉइंट से निकालेंगे, मतलब उन दोनों पॉइंट से जहां पे इन दोनों पॉइंट्स अगर मीट करते हुए आप पैराबोला को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, तो वो जो कॉर्ड होगा उसको बोलते हैं COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा कैसे, ये P है, मान लीजिए P दिया है H, K। तो आपको मैंने सर्कल में, और ये चारों मतलब मैं इसलिए इसको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चारों सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स चारों में कॉमन है। आप इसको t इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। मान लीजिए पैराबोला आपका है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो आप t इज इक्वल टू 0 करिए विथ रिस्पेक्ट टू p, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। पॉइंट P के रिस्पेक्ट में आप t इक्वल टू 0 करेंगे तो जो आपकी इक्वेशन आएगी वो होगा आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, COC। जब पॉइंट P आउटसाइड है तब तो t इक्वल टू 0 क्या देगा, COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट P ऑन द पैराबोला है तब t इज इक्वल टू 0 क्या देगा, तब COC नहीं देगा, तब COC नहीं देगा। अगर पॉइंट P ऑन द पैराबोला है तब क्या दे देगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे देगा। हम अभी भी पढ़ चुके हैं। तो तब यहाँ पे COC तब निकालेंगे हम, जो है जब वो आउटसाइड द पॉइंट होगा P, और t इक्वल टू 0 से हम करके COC निकाल सकते हैं। COC आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं। आपको इसका मान लीजिए m मालूम है, m1, इसका m मालूम है m2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a अपॉन m1 स्क्वायर कॉमा 2a बाई m1, और इसका आपको मैं टेंजेंट में बता चुका हूँ कि ये हो जाएगा a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा a अपॉन m2 स्क्वायर कॉमा 2a बाई m2। अगर आपको मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ COC, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अब यहाँ आप दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, किसी भी लाइन के अगर आपको दो पॉइंट्स मालूम है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से जो है आप उसका लाइन इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये बहुत लेंदी अप्रोच हो जाएगा। आप t इक्वल टू 0 करिए, जो है आप इस मेथड को मत यूज करिएगा। जो है आपको जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है तो आप COC यूज करिए, ये वाला t इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, y1 माइनस 4 माइनस क्या हो जाएगा 4ax प्लस x1 बाई 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 0। तो y और y1 को आप क्या पुट करेंगे, k माइनस 2ax प्लस x1 को क्या पुट करेंगे, h इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, COC। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, y इक्वल टू 2a बाई k x प्लस h,
यहाँ से आपको यही आ गया। तो आप ये याद रखिए, t इक्वल टू 0 से निकालते हैं, आप ये भी याद रख सकते हैं, बट इसको याद करेंगे तो चारों हर पैराबोला, अगर पैराबोला आपका चेंज हुआ तो आप भी मतलब आपका रिजल्ट अप्लाई नहीं होगा। बट अगर आप ये मेथड समझेंगे, t इक्वल टू 0 होता है और उसके बाद जो है आप t कैसे निकालते हैं, तो आप कोई भी पैराबोला आपको दिया जाएगा t इक्वल टू 0 आप करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने आखिरी पॉइंट जो है, और नॉर्मल की बात कर ले रहे हैं, नॉर्मल टू द पैराबोला। टेंजेंट की बात हम कर चुके हैं और थोड़ा हमने इसलिए गैप लिया है ताकि नॉर्मल और टेंजेंट, ताकि आपके माइंड में मिक्स ना हो जाए ये दोनों पॉइंट। और हमने जैसे टेंजेंट निकाला था 3 मेथड से, 3 पॉइंट से, उसी तरह हम नॉर्मल भी निकालेंगे। तो बस प्रोसीजर सेम होगा नॉर्मल का, बट वो उस पर थोड़ा देखिए आप, कॉन्सेप्ट हमारा बस थोड़ा अलग होगा। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, प्रोसीजर हम सेम अप्लाई करेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पर x1, y1 टाइप 1, उसमें भी हमने टेंजेंट में भी देखिए, अभी आप जो है 10-15 मिनट 20 मिनट वीडियो वो पीछे करके देखेंगे तो फिर वहाँ पे आपको पता है टेंजेंट 3 टाइप्स हम निकाले हैं, और नॉर्मल भी हम 3 टाइप से निकालने जा रहे हैं। तो नॉर्मल हेडिंग आप समझ लीजिए, नॉर्मल हेडिंग है हमारा टाइप 1। जब आपका पॉइंट x1, y1 दिया जाएगा, तो आप x1, y1 दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax। अगर आपको ये पॉइंट दिया है, अगर आपको क्या यहाँ इस पॉइंट का आपको मान लीजिए ये h, k है, x, y की जगह h, k है। अगर आपको इस पॉइंट नॉर्मल का स्लोप दे दिया जाए तो क्या आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे? बिल्कुल। आपको नॉर्मल का स्लोप दे दिया जाए, पॉइंट आपको दिया है और स्लोप अगर आपको मिल जाए इसका m, तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म से लगा के आप जो है नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप मान लीजिए, स्लोप को आपको मालूम होगा कि dy/dx क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy/dx निकाल लीजिए पहले, तो 2y इंटू dy/dx, y को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2y इंटू dy/dx। और इधर क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में जब हम पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा 4a। अगर आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन थोड़ा मालूम होगा, अगर आप फिजिक्स में अभी तक पढ़े हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, 2a हो गया। तो यहाँ से dy/dx 2a/y आ गया। अगर dy/dx 2a/y है तो इसका मतलब, और यहाँ पर y क्या है, k है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं है। dy/dx क्या देता है हमेशा, ये तो फिजिक्स मतलब ये तो इंपॉर्टेंट नियम है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब ये, इसीलिए पूरा dy/dx जाना जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, मान लीजिए m, आप पढ़े स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बताया है m1 m2 इक्वल टू -1। अगर आपको जब भी 90 डिग्री पर कोई चीज़ है तो आप m1 m2 -1, अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम है, आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपको मालूम है 2a/k है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर, इसका उल्टा करेंगे और माइनस साइन लगा देंगे, तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -k/2a। यहाँ पर आप इसी में आप इसको पुट करिए 2a/k। अगर आप यहाँ पे 2a/k पुट करेंगे इंटू m ऑफ m2 को बोल दीजिए नॉर्मल इक्वल टू -1, तो m ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -k/2a, तो वही आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको यहाँ से मिल चुका है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -k/2a। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें मालूम चल चुका है। इसको हटाइए, पूरा एकदम साफ साफ डायग्राम बनाइए, और ये आपको मालूम है ये h, k है, और इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है -k/2a। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से आप लाइन की नॉर्मल की इक्वेशन लिखने की कोशिश करिए, y माइनस k इज इक्वल टू -k/2a स्लोप ऑफ नॉर्मल, x माइनस h, y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल, x माइनस x1। आप इस तरह से आप क्या कर लिए, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल चुके हैं। दिस इज टाइप 1। नॉर्मल की इक्वेशन आपकी आ गई है, जो जिसका पॉइंट h, k है, और अगर पैराबोला y² इक्वल टू 4ax पे अगर वो लाई कर रहा है तो आप नॉर्मल की इक्वेशन इस तरह से निकाल लेंगे। टाइप 2
टाइप 2 क्या होगा, मैंने आपको वहाँ बताया था टाइप 2। अब ये कर देंगे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट AT² 2AT। अब देखिए AT² 2AT मतलब हमारा h जो हो गया है अब वो AT² हो गया है और k जो हो गया है वो 2AT हो गया है। तो सब्स्टिट्यूट इट इन टाइप 1। तो इसको अगर हम h, k को अगर हम इसमें टाइप 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो k की जगह पे क्या करना है 2AT और h की जगह पे AT²। तो y माइनस 2AT इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2AT पुट करेंगे k की जगह पे, देखिए आप 2AT माइनस 2AT अपॉन क्या है 2a x माइनस h क्या हो गया AT²। 2a से 2a कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 2AT इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा माइनस t x माइनस AT²। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, इधर ये इसको हम इधर भेज दे रहे हैं 2AT माइनस TX माइनस माइनस प्लस AT³। अगर हम इसको थोड़ा अरेंज कर ले, इस टर्म को देखिए थोड़ा हम अरेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस TX प्लस 2AT प्लस AT³। ये देखिए आपका टाइप 2। y इक्वल टू माइनस TX 280 प्लस AT³। ये आपका पैरामेट्रिक, अगर आपको दिया पैरामेट्रिक में नॉर्मल इक्वेशन आपको आ गया आपके पास। टाइप 3 क्या करते हैं, अब इसको हम टाइप 1 हटा रहे हैं। देखिए टाइप 1 हमने h, k के मदद से निकाला, अब वो h, k मान लीजिए AT² 2AT हो गया पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक h, k को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया पहले अपने टाइप 1 में, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट से हम तीसरा रिजल्ट निकालेंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, टाइप 1 से हमने टाइप 2 निकाल दिया और टाइप 2 से हम टाइप 3 निकाल देंगे। तो तीनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। मतलब आप उसको याद कर रहे हैं, मतलब रट्टा मार रहे हैं, तो रट्टा मत मारिए, मतलब पूरा टाइप 1 से 2, 2 से 3। अब इसको 1 हटा रहे हैं हम, 1 हट गया ये हमारा। अब टाइप 3, यहीं से हम टाइप 3 कर देंगे। टाइप 3 क्या हो जाएगा, अब ये देखिए इस इक्वेशन में स्लोप क्या है हमारा माइनस टी, तो m इज इक्वल टू माइनस टी, मतलब t को आपको सब्स्टिट्यूट करना है माइनस m से। आपका जो पैरामेट्रिक आएगा, अब जो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा वो स्लोप के टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस टी की जगह आपको करना है mx। अब यहाँ पे t की जगह आपको क्या करना है माइनस m पुट करना है, तो माइनस 2a/m। t की जगह पे माइनस m पुट करना है, तो माइनस a/m³। ये आपका टाइप 3। ये दिस इज रिलेटेड, टाइप 3 इज रिलेटेड टू टाइप 2। अब आप देखिए कितना बेसिक से कर सकते हैं। टाइप 1 से हमने 2 किया, मतलब वहाँ h, k को हमने AT² 2AT से रिप्लेस किया इससे, और अब हम यहाँ पर माइनस टी को हमने m से रिप्लेस कर दिया, t को माइनस m से रिप्लेस कर दिया, ये हमारा आ गया। तो तीनों टाइप नॉर्मल की इक्वेशन हम यहाँ पे पा चुके हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बस आखिरी पॉइंट, ये नॉर्मल का इक्वेशन हमारा हो गया है। तो और हम एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, मतलब एक चीज़ हमसे मिस हो रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ पे इसी पॉइंट में अगर हम देखें नॉर्मल की इक्वेशन में, ये m मान लीजिए ऐसे नॉर्मल की इक्वेशन दिया गया है, और अगर आपको कभी ये पॉइंट निकालने के लिए बोला जाए, नॉर्मल की इक्वेशन दिया गया और आपको बोले कि यार ये पॉइंट बताओ, तो ये पॉइंट हो जाएगा इस बार। वो पैराबोला में क्या होता था, ये पॉइंट मतलब टेंजेंट जब, सॉरी पैराबोला में जब टेंजेंट रहता था तब क्या होता था, तो वहाँ पे होता था a/m² 2a/m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा am² माइनस 2am। आप इसको याद रखिए, पैराबोला में जब टेंजेंट होता था तो आप ये कोऑर्डिनेट लिखते थे, टेंजेंट जहाँ टच कर रहा है। और अब जब नॉर्मल होगा तो फुट ऑफ नॉर्मल जो होगा पैराबोला में, अगर स्लोप m है टेंजेंट का, सॉरी नॉर्मल का, अगर स्लोप m है नॉर्मल का, तो आप am² 2am करेंगे, am² 2am। तो ये हो गया। और इसको नोट कर लीजिए, जो है ये नॉर्मल हमारा, ये पैराबोला का नॉर्मल था। बस लास्ट पॉइंट है हमारा अभी, जो है टेंजेंट में हमें एक पॉइंट छूट गया था हमसे। तो टेंजेंट में एक पॉइंट ये था,
मान लीजिए अगर कोई टेंजेंट है, कोई पैराबोला पे दो टेंजेंट्स हैं, मान लीजिए ये टेंजेंट T1 पे है और ये टेंजेंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका T2 है। मान लीजिए इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट A_T1 स्क्वायर 2A_T1 है और इसका पैरामेट्रिक इधर A_T2 स्क्वायर 2A_T2 है। आप मान लीजिए इन दोनों पे टेंजेंट्स की इक्वेशन ड्रॉ करें, टेंजेंट की इक्वेशन निकालें और आपको ये पूछ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, बिल्कुल निकालिए, और आप उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इंटरसेक्ट आप दो लाइन इंटरसेक्ट जहाँ करती हैं आप उनको इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। बट आपको हम रिजल्ट के तौर पर अगर लिखवा दें तो आप इसको अगर याद रखेंगे ज़्यादा फायदा होगा आपके लिए, टाइम सेव होगा आपका। A_T1 T2 A_T1 प्लस T2, ये आपका ये जो पॉइंट है P, आपका वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ जो दोनों टेंजेंट होगा वो A_T1 T2 A_T1 प्लस T2। आप इसको एक प्रकार से GP और GM और इसको आप AM बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, अगर आप पढ़े होंगे तो। अभी उस पर मत जाइए आप, बस आप A_T1 T2 और A_T1 प्लस T2 याद रखिए। जब भी कोई टेंजेंट होगा मतलब इस पे T1 पे टेंजेंट और T2 पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने ये देखिए यहाँ पे पैराबोला की इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने थे हम यहाँ पर तक पूरा कवर कर चुके हैं एक ही लेक्चर में जो है, और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे ज़्यादातर सवाल आते हैं, अब बस आपको इस पे सवाल प्रैक्टिस करना है खुद से। तब तक लिए ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।